आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट 5, बहुत ही आसान ये यूनिट है, या फिर ये चैप्टर भी आप कह सकते हो। केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें यूनिट 5 या फिर चैप्टर 5 है फायर एंड एक्सप्लोजन का सेफ्टी मेजर्स। ठीक है। तो बेसिकली जब हम कोई भी सेफ्टी प्रोफेशन होता है तो उसमें एक डिवीजन रहता है, जैसे कि फायर सेफ्टी, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फायर सेफ्टी का एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है, या फिर सिक्योरिटी को भी डिपार्टमेंट को वो चार्ज दिया जाता है, एज अ प्रैक्टिस हमने देखा है। ठीक है। लेकिन जब आप ईएचएस डिपार्टमेंट में काम करते हो, कुछ इंडस्ट्रीज में ईएचएसएफ ऐसा करके भी डिपार्टमेंट है, मतलब एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी इन फायर। ठीक है। तो उनको भी ये जो भी फायर का सेफ्टी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा हजार्ड्स नहीं है या रिस्क नहीं है जिसका वो मिटिगेशन नहीं करता, या फिर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपार्टमेंट या उस पर्सन पर नहीं रहती है। तो फायर इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या कह सकते हैं हम, कि बड़ा हजार्ड्स है। ठीक है। प्रोमिनेंट हजार्ड जो कि इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्रीज में, हर एक ऑक्यूपेंसीज में, नॉट ओनली इंडस्ट्रीज, कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, हर जगह पर ये प्रेजेंट रहता है। इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो व्हीकल एंड इक्विपमेंट्स में भी फायर लगने का चांस। तो फायर जहाँ जहाँ पर कंबस्टिबल मटेरियल है, फ्लेमेबल मटेरियल है, वहां पर फायर का हजार्ड से फिर फायर का रिस्क रहता है। ठीक है। तो आज के यूनिट में हम जनरली फायर का केमिस्ट्री देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ठीक है। उसके बाद फिर वीसी रहेगा, ब्लेव का डेफिनेशन हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी हम स्टडी करेंगे, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, पैसिव एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कौन कौन से है, यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, जो कि ऑश कोड आप सभी जानते हो, जो कि बहुत सालों से वेटिंग पर था कि कब भी इसका इन्फोर्समेंट होगा। ठीक है। तो कल 21 नवंबर 2025 को उसका इन्फोर्समेंट हुआ है, लगभग 5 सालों के बाद। ये कानून आया था 2020 में, लेकिन इसका एनफोर्समेंट देखिए कि कब हो रहा है, 2025 में। तो कब कल प्राइम मिनिस्टर और उनके सारे डिपार्टमेंट्स ने ये 4 कानून जो है, 4 बिल जो है, उसको एनफोर्स करने का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, मतलब आजकल से वो लागू हो चुके हैं। राइट। लागू हो चुके हैं। तो हमारे लिए जो ये कोड है या फिर एक्ट है, वो कौन सा आता है, ये पहले हम देख लेते हैं। ऑश कोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल एंड, उसके बारे में भी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। ठीक है। आज भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको उसके बारे में ज़रा बताना चाहूँगा। यस, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जो कि आ चुका है। ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है। जिन्होंने इसको इनेक्टमेंट किया था। अब इसका लाने का पर्पज ये था कि enact टू कंसोलिडेटेड एंड अमेंड द लॉज रेगुलेटिंग occupational safety and health working conditions code of person employed in an establishment and for the matters connected therewith or incidental thereto। ठीक है। तो पार्लियामेंट में इसको इनेक्टमेंट कर दिया था, कल इसका क्या हुआ है, एनफोर्समेंट हुआ, मतलब ये लागू हो जाएगा। अब लागू हो जाने का मतलब ये होता है कि जो भी कानून, जो भी 13 कानून इसने कंसोलिडेटेड किए थे, कंबाइन किए थे, तो अब वो नहीं रहेंगे, उसके जगह पर ये कोड रहेगा। लेकिन क्या अभी आज से ही वो कानून मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उसका जो भी इन्फोर्समेंट होगा वो ग्रेजुअली होगा, टाइम टू टाइम। जो भी डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, डिश डिपार्टमेंट हो गया, लेबर डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, ये टाइम टू टाइम आपको, या फिर पब्लिक इसमें क्या करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हर एक इंडस्ट्रीज में, हर एक ऑक्यूपेंसीज में इसको इन्फोर्स करेंगे। ठीक है। इसको भी अगेन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये अपडेट आपको देना चाहूंगा। अगर इससे अलावा और कोई अपडेट है आपके पास, तो यू आर फ्री टू शेयर विद द क्लास। ठीक है। और कोई ऐसा अपडेट है जो आप शेयर करना चाहते हो क्लास के साथ, तो आप शेयर कर सकते हो। मैं ओके। अब फैक्ट्री एक्ट नहीं रहेगा। ठीक है। तो उसके जगह पर ये एक्ट रहेगा। लेकिन जब तक जो भी आपका रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, जैसे कि फैक्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, डिश डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है,
जब तक वो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दे कि किस तरीके से इसका इन्फॉर्मेंस होगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पहले तो उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, देन ये क्या होगा फिर रेगुलेट होगा। तो ये भी याद रखना। बहुत सारे ऑलरेडी मीटिंग हो चुके हैं हर एक स्टेट में। अगर आप आपके स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाओगे तो ऑलरेडी ऑश के रूल्स आपको उस वेबसाइट पर पब्लिश हुए ऑलरेडी मिल जाएंगे ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक स्टेट के जो वेबसाइट्स हैं उनकी, ठीक है, उस पर आपको इसके रूल्स मिल जाएंगे। तो उसके रूल्स पढ़िए। स्पेशली मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर महाराष्ट्र के केस में देखोगे तो उन्होंने औष से रिलेटेड दो कानून जारी किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रहेगा और एक फैक्ट्रीज के लिए रहेगा। उन्होंने दोनों ही लैंग्वेज में इसको जारी किया है, अगर आप ये देखोगे, ठीक है। और हर एक स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज रहेगा उसमें भी ये जारी किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस कितना है तो 638 है, लगभग 300 पेजेस का यहाँ पर ये एक्ट है। ये ये महाराष्ट्र के लिए हुआ है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लेबर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया है यहाँ पर दो मैं कहूंगा कि दो टाइप के यहाँ पर रूल्स बनाए हैं, ठीक है। ऑश के रूल्स ही है, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि फैक्ट्री एक्ट सेंटर का है, तो स्टेट क्या करेगा उसके हिसाब से रूल्स बनाएगा और उसको इन्फोर्स करेगा, राइट। तो उस हिसाब से ही यहाँ पर ऑश किसका कोड है, सेंटर का कोड है। तो वो उसको इन्फोर्स कौन करेगा, स्टेट करेगा, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड, बस यहाँ पर ये देखिए। इंडस्ट्रीज एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है, महाराष्ट्र, उन्होंने ये जारी किया है। यहाँ पर उसको नाम दिया है द फॉलोइंग ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट रूल्स है। दिस रूल्स में बी कॉल्ड द महाराष्ट्र ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड रूल्स 2022। तो 2 साल के बाद इन्होंने भी रूल्स यहाँ पर जारी किए। अब ये किसके लिए, ये देखिए इन ब्रैकेट यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रीज एंड अदर पोर्ट्स रूल यहाँ पर लिखा है। तो जो भी लोग पोर्ट्स या फिर फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं तो और महाराष्ट्र में है तो वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हर एक एक्ट ने अलग अलग अपने हिसाब से किया है, क्योंकि सेंटर ने उनको मॉडल रूल्स दिए थे, उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं। अगर आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, क्योंकि रूल्स से हमें ज्यादा फॉलो करना पड़ता है और रूल्स ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव रहते हैं रेदर देन द एक्ट। अगर आप एक्ट का देखोगे तो ओनली 86 पेजेस का ही एक्ट है, ओके। तो वेट करते हैं नोटिफिकेशंस का, टाइम टू टाइम जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वी कैन डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। लेट्स वेट फॉर दिस, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि फायर से रिलेटेड था। मैं आपको आपके साथ एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा जिसमें मैं शो करूंगा व्हाट इज फायर। तो बेसिक फायर से रिलेटेड जो भी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है वो भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यस, क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्लीज मुझे बताइए। यस सर। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का एक यस पीपीटी यस। है, दिखा रहा, थैंक यू थैंक यू, ओके। अभी तो व्हाट इज फायर, सबसे पहले तो जब हम फायर सेफ्टी की बात करते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी हजार्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो सबसे पहले भाई फायर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सो व्हाट इज फायर, तो फायर एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो और एक कंबशन प्रोसेस भी है। जनरली इस केमिकल रिएक्शन में या फिर आग लगने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो तीन चीजें चाहिए। नंबर वन फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन चाहिए हमें। इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं रहेगा तो वहां पर आग नहीं लग सकती या लगेगी भी नहीं, राइट। सो फायर एक केमिकल रिएक्शन है, इसको स्टार्ट होने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, जैसे कि फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, राइट। तीनों में से तीनों चीजें एक जगह पर है तो ही आग लग सकती है, वरना आग नहीं लगेगी। तो तीनों एलिमेंट्स आर इसेंशियल आग लगने के लिए, मतलब इग्निशन के लिए, आग शुरू होने के लिए, राइट। अब ये केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये भी याद रखना। तो मैंने एक दो लेक्चर पहले बताया था कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलती है। तो हमें यह पता है कि फायर में से हीट बाहर निकलती है और फायर भी एक केमिकल रिएक्शन है, विच मीन्स कि फायर इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, दैट सिंपल। तो आगे एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है और उसमें से हीट बाहर निकलता है और उसे लगने के लिए ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट चाहिए। अब ये तीनों एलिमेंट को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है फ्यूल। फ्यूल को हम समझते हैं। सो व्हाट इज फ्यूल, मैंने खुद का ये डेफिनेशन बनाया है फ्यूल का, सिंपल है। ऐसी कोई भी चीज जो जलती है या जल सकती है उसे हम फ्यूल कहते हैं, इट्स दैट सिंपल, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो जलती है या जल सकती है उसे हम फ्यूल कहते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर आप लकड़ी ले लीजिए, आप जिस मोबाइल डिवाइस पर ये देख रहे हैं, लैपटॉप पर देख रहे हो, वो डिवाइस ले लीजिए। फर्नीचर ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए हमने जो पहने हैं, ठीक है। लिक्विड की अगर बात करें तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद गैसेस ले लीजिए जो कि जलते हैं, एलपीजी, एसिटिलीन वगैरह, ठीक है। तो जो भी चीज जलती है या जल सकती है उसे हम फ्यूल कहते हैं। तो नंबर वन ये एक एलिमेंट है। फ्यूल के जनरली तीन कैटेगरीज में हम उसको बांटते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत है, लेकिन जनरली अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो तीन टाइप्स में फ्यूल को हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन होता है सॉलिड फ्यूल, जिसका एग्जांपल जैसे कि लकड़ी ले लिया, कागज ले लिया, कपड़ा ले लिया, ठीक है। रबर, प्लास्टिक, फाइबर, तो ये सब सॉलिड फ्यूल में आ जाता है। दूसरा है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में आता है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हो गया, ठीक है। पेंट आ गया, थीनर आ गया, सॉल्वेंट्स आ गए, कुछ फ्लेमेबल्स वगैरह हो गए, तो ये सब लिक्विड फ्यूल में आता है। तीसरा कैटेगरी है गैसियस फ्यूल, मतलब ऐसे गैसेस जो कि जलते हैं। जनरली फ्लेमेबल गैसेस एलपीजी ले लीजिए, एसिटिलीन, उसके बाद फिर इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। बहुत सारे गैसेस है जो कि जलते हैं, विच मीन्स दे आर गैसेस फ्यूल, राइट। तो आग लगने के लिए पहला एलिमेंट तो क्लियर है कि भाई फ्यूल चाहिए हमें। दूसरा है ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए आग लगने के लिए। अब ऑक्सीजन क्या करता है फायर में, देखिए कि वो खुद नहीं जलता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज नॉट ए कंबस्टिबल गैस या फिर फ्लेमेबल गैस भी नहीं है वो खुद नहीं जलता है। वो क्या करता है, फायर को जलने के लिए सपोर्ट करता है, जो फ्यूल है उसको जलने के लिए सपोर्ट करता है। तब जितना ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा उतना ज्यादा जल्दी से फायर फैलेगी। ओके, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ज्यादा फ्यूल को सपोर्ट मिलेगा जलने के लिए, कंबशन के लिए, और उतना ज्यादा फायर फैलेगी। तो टेंटेटिव अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे एयर में तो 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है एयर में। नंबर टू, हमें चाहिए ह्यूमन रिस्पिरेशन के लिए कितना चाहिए, 19.5 चाहिए। आप जैसे कन्फाइंड स्पेस वगैरह में जब एयर मॉनिटरिंग या एयर टेस्टिंग वगैरह करते हो, तब आपने देखा होगा कि 19.5% से कम रहेगा तो वहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंट हम मानते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है। तो नॉर्मली हमें कितना चाहिए, 19.5% चाहिए कम से कम। फायर के लिए कितना चाहिए, कम से कम कितना परसेंटेज चाहिए ऑक्सीजन गैस जलने, फायर जलने के लिए। नंबर वन, उसका आंसर है कि 16%। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसमें जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि फायर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है, ट्रू फॉल्स। फायर में कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। सो एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन ओवर दिस जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो फ्यूल ऐसे कोई भी चीज जो जल सकती है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस सपोर्ट करता है फ्यूल को कंबशंस के लिए। जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ज्यादा रैपिडली फायर फैलेगी। और कितना चाहिए फ्यूल के लिए मिनिमम जलने के लिए उसको, 16%। तीसरा है हीट। अब हीट कहाँ से मिलता है, एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं किचन में गैस जलाना है मुझे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेगुलेटर ऑन करता हूँ, ठीक है, और नॉब ओपन करता हूँ गैस का। तो गैस का जैसे नॉब ओपन करता हूँ उसमें से यहाँ पर एलपीजी गैस आने लगता है बाहर। तो एलपीजी गैस अगर बाहर आने लगता है विच मीन्स कि मेरे पास अभी फ्यूल मौजूद है। ओके। दूसरा, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है एयर में, मीन्स कि वो भी इनफ है मेरे पास। अब तीसरा एलिमेंट है हीट। ओके। तब रेगुलेटर ऑन करते ही आग तो नहीं लगती है, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो हीट मैं कैसे देता हूँ, यहाँ पर हीट देने के लिए मेरे पास एक तो माचिस है, माचिस जला के मैं हीट दे सकता हूँ, या फिर लाइटर से स्ट्राइक करके उसमें से जो स्पार्क निकलता है उसमें से भी हीट निकलता है, जो कि सफिशियंट रहता है एलपीजी गैस को जलाने के लिए। तब ऐसे इग्निशन सोर्सेस है जैसे कि लाइटर, माचिस, स्पार्क, हॉट सरफेस हो गया, एम्बर हो गया, ठीक है। तो उसमें से जैसे ही हीट जनरेट होता है या कोई केमिकल रिएक्शन में से हीट जनरेट होता है, तब जाके एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है, फ्यूल को मिलता है, देन द फायर स्टार्टेड। अब आपका इग्निशन स्टार्ट हो गया। इग्निशन का मतलब कि फायर चालू हो गया है या फिर फ्यूल का जलना चालू हो गया है, उसे हम इग्निशन कहते हैं, राइट। अब एक बार फायर स्टार्ट हो जाने के बाद, एक बार इग्निशन होने के बाद, आपको वापिस या फिर बार बार हीट देने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। किसी भी फायर को कंटिन्यू रहने के लिए आपको एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं है, इग्निशन सोर्सेज की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि अब फायर खुद से ही हीट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है। और वो हीट जाके वापस फ्यूल को गर्म कर रहा है, एंड ये रिएक्शन अभी कंटिन्यूसली स्टार्ट हो रहा है। तो इस एलिमेंट को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या फिर उसे आप चेन रिएक्शन भी कह सकते हो। मतलब क्या, एक बार आग
स्टार्ट हो गई, फायर स्टार्ट हो गई, उसमें से जो हीट निकलती वापस वो फ्यूल को क्या करती है, गर्म करती है। फ्यूल जैसे ही गर्म होता है उसमें से अगेन गैसेस निकलते हैं बाहर और वो जलता है, और अगेन वो जलने के बाद उसमें से भी हीट निकलता है। तो ये जो चेन रिएक्शन है ये ऐसा कंटिन्यूसली रहता है, तो वो फोर्थ एलिमेंट बन जाता है फायर में से, तो उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो जैसे ही फायर लगने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, लेकिन फायर स्टार्ट हो जाने के बाद उसमें एक फोर्थ एलिमेंट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन वो उसमें ऐड हो जाता है। अब लास्ट स्लाइड में जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, उसमें मैं बता रहा हूँ कि फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन क्या है। ये हो गया आपका फायर ट्रायंगल। ओके, अब उसमें एक चौथा एलिमेंट ऐड हो गया, केमिकल रिएक्शन। अब ये बनेगा आपका फायर टेट्राहेड्रन, क्योंकि आपको अभी चार एलिमेंट दिखाने हैं, इसलिए आप ट्रायंगल से नहीं दिखा सकते हो, अभी आपको फायर टेट्राहेड्रन से ये चार एलिमेंट आपको शो करने पड़ेंगे। राइट। अब रीजंस की बात करते हैं कि भाई फायर लगने के क्या क्या रीजंस है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे कि ओवरलोडिंग हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, मिसयूज हो गया, ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल माल फंक्शंस हो जाता है, देन द फायर स्टार्टेड। कभी कभी इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन, उनके वजह से भी यहाँ पर फायर लग सकती है। ऐसा देखा गया है कि 60-70% फायर का रीजन जनरली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी ही रहता है। उसके बाद है स्मोकिंग, सिगरेट का बर्ड हो गया, अगर कहीं पर भी कोई भी पर्सन थ्रो करेगा और वहां पर फ्यूल मौजूद है तो चांसेस है वहां पर फायर लगने के। राइट। उसके बाद कंबस्टिबल मटेरियल जैसे कि फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, गैसेस हो गए, ठीक है, सॉल्वेंट्स हो गया, तो अगर ये बल्क क्वांटिटी में स्टोर्ड है इम्प्रॉपरली, जहाँ पर वेंटिलेशन सही से नहीं है, हाउसकीपिंग नहीं है, इलेक्ट्रिकल का कनेक्शंस है, जहाँ पर हीट ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक, तो वहां पर फायर लगने के चांसेस है। उसके बाद है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने ऐसा देखा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पेट्रोल पंप पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त अचानक में उसमें से फायर स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो वो एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत ज्यादा वहां पर डेवलप हो जाती है कहीं पर भी, तो अगर उसको कुछ सोर्स मिल जाता है तो वहां पर वो स्पार्क डेवलप होता है, और ऐसा स्पार्क अगर किसी फ्यूल के कांटेक्ट में आ गया तो वहां पर फायर लगने के चांसेस है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस कंबशन। देखो स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब ये है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्सेस अपने आप फायर स्टार्ट हो जाना। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन में हो सकता है, फार्मा प्लांट वगैरह में या केमिकल प्लांट में। दूसरा एग्जांपल अगर आप जनरली देखना चाहोगे तो समर के सीजन में, गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि सूखी जो घास है वो अपने आप जलने लगती है विदाउट एनी रीजन, ठीक है, या किसी ने जलाया नहीं है उसको, तो क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी ही इतनी यहाँ पर गर्म होती है कि वो सफिशिएंट है कि वहां पर हीट डेवलप करे और वहां पर फायर लगना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट रीजन है कि आर्सन, आर्सन और विलफुल फायर रेजिंग। आर्सन का मतलब होता है कि आगजनी करना, जानबूझकर आग जलाना, किसी के प्रॉपर्टी लॉस करना। कभी कभी लोग क्राइम को छुपाने के लिए, प्रूफ को मिटाने के लिए भी यहाँ पर आर्सन जैसे चीजें करते हैं। कभी दंगा फसाद में भी यहाँ पर जानबूझ के लोग आग लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए भी इस तरीके की घटनाएं देखी गई हैं, ठीक है। तो जनरली क्या किया जाता है कि इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस निकाल लेते हैं, उसको क्लेम करने के लिए खुद ही आग लगा देते हैं वहां पर, ठीक है। अब फायर लगने के बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली प्रॉपर्टी डैमेज वहां पर होगा, बिजनेस लॉस होगा, प्रोडक्शन डिले होगा, शटडाउन भी हो सकता है प्लांट का, ठीक है, इंजरी होता है और लोगों की डेथ भी होती है। तो फायर में जो भी डेथ देखी गई है सबसे ज्यादा जो रीजंस है वो है कि पॉइजनस गैसेस या फिर स्मोक जो रहता है उसके वजह से यहाँ पर सफोकेट होके वहां पर लोगों की डेथ हुई है। बहुत सारे केसेस में वहां पर तो लोगों तक फायर की जो फ्लेम है वो पहुंचती भी नहीं है, ठीक है। यस नाफिस जी, कोई क्वेश्चन है आपको? सर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बता रहे सर, फ्यूलिंग ऑफ बाइक, हाँ, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? यस सिंपल है उसको, उसके प्रिवेंशन के लिए अर्थिंग सप्लाई प्रॉपरली होना चाहिए, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। बाइक में फ्यूलिंग बाइक में नहीं होता है अर्थिंग सप्लाई, अगर आप देखोगे तो जहां पर हम ये भरवाते हैं, फ्यूल भरवाते हैं, ठीक है, तो उसका जो ये रहता है, पॉइंट नीचे वो रहता है, चेन दिया तो रहता है, उस, उसमें चेन दिया रहता है, बाकी बाकी सब में। कहाँ पर चेंज दिया जाए? जो टैंकर वगैरह में तो चेन दिया रहता है, बाइक फ्यूलिंग के टाइम में कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बाइक को नहीं अर्थिंग सप्लाई देना है, वो जो पॉइंट रहता है ना जहाँ पर मीटर वगैरह लगा हुआ रहता है, जहाँ पर वो पेट्रोल का गन लगा हुआ रहता है, तो उस यूनिट को ही अर्थिंग सप्लाई दिया जाता है। तो सर जब भी, तो जो टैंक ट्रेवल करता है देखे, फ्यूल हाँ टैंक, हाँ
उसमें कैसे? वो भी, हाँ उसमें भी जो तो प्लांट में जाके रिफिलिंग करता है। करेक्ट, तो आपने ऐसा देखा होगा कि जब पेट्रोल पंप पर कोई भी टैंकर आता है, ठीक है, तो वहां हम्म। पर सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको उसमें से अगर पेट्रोल खाली करवाना है, जैसे डीफ्यूलिंग करवाना है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अर्थिंग सप्लाई दिया जाता है। ऐसा जो क्लिप रहता है अर्थिंग का, तो अर्थिंग क्लिप वहां पर ये करके क्या किया जाता है, अर्थिंग सप्लाई दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होता है, वो अर्थ में चला जाता है। तो वहां पर अब आपको बताओ कि बाइक सर। के केस में सिंपल वहां पर क्या करना रहता है। सबसे पहले तो जो हमारा जो पॉइंट रहता है उसमें अर्थिंग सप्लाई दिया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि गलती कहाँ पर होती है, मैं आपको बता दूं। बहुत देर तक जब कोई भी बाइक चलती है, जैसे कि 100 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉप, तो क्या होता है कि जो टायर रहते हैं वो घिस घिस के वहां पर क्या हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जब जब हम स्टॉप लेते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि साइड का स्टैंड जैसे ही अर्थ के कांटेक्ट में आएगा, इमिडिएटली वहां पर जो भी चार्ज डेवलप हुआ है वो अर्थ में चला जाएगा। राइट, तो ये एक चीजें मेक श्योर की जाती है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोविजंस है। रीजन ये भी फाइंड आउट हुआ है कि पेट्रोल पंप के जो लोग रहते हैं गन प्रॉपरली इंसर्ट नहीं करते हैं। अगर प्रॉपरली वहां पर गन इंसर्ट कर दोगे ना, तो स्टैटिक चार्ज जो भी डेवलप हुआ है वो अर्थ में चला जाता है। लेकिन आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि गन उनके हाथ में ही रहता है और वो अपने हाथ से ही रीसेट कर देते हैं। उसके वजह से वो चार्ज सही से अर्थ में जा ही नहीं पाता है। तो ये भी एक रीजन है। आई होप यू गॉट द आंसर सर फॉर दिस। प्ला, सर प्लांट में जो छोटा छोटा टैंकर से लेके जाते हैं फिलिंग के लिए, हाँ, तो उसमें। प्लांट में देखो कोई भी हाँ। केमिकल का जब आप टैंकर का मतलब एम्प्टी करते हो, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर क्या होता है, चार्ज डेवलप होते हैं। और चार्ज अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अर्थिंग सप्लाई देना पड़ता है। आपने अगर फार्मा प्लांट में काम किया होगा, तो पर्सन जब चलता है तो उसके बॉडी में भी स्टैटिक चार्ज रहता है। तब सॉल्वेंट स्टोरेज में जाने से पहले उसको क्या करना पड़ता है कि पूरा जो न्यूट्रल करना पड़ता है, दो हाथ पकड़ के वहां पर स्टैटिक चार्ज पूरा न्यूट्रल हो जाता है, देन उसको अलाउ किया जाता है सॉल्वेंट स्टोरेज में जाने के लिए। आपने देखा होगा शायद। तो टैंकर का भी सबसे पहले यही करना है कि मतलब डीफ्यूलिंग से पहले या फिर उसको एम्प्टी करने से पहले सबसे पहले उसको अर्थिंग सप्लाई की जगह पर क्लिप लगाओ। क्लिप लगाया, इमिडिएटली उसका चार्ज वहां पर न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद फिर आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो कीजिए, या जब तक वो टैंकर एम्प्टी होगा तब तक वो क्लिप लगा के रखिए। दैट्स इट, उसके बाद ही निकालना है। अच्छा, और जो अर्थिंग सिस्टम आपने लगाया है, देखो अर्थिंग सिस्टम में जो भी केबल वगैरह है या अर्थ पीट है या जहां पर भी सप्लाई जा रहा है, उसका चेक कर लीजिए, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन कीजिए सही से। वरना आपने क्लिप तो लगाया लेकिन उसका केबल ही टूटा हुआ है, तो वो भी वहां पर हजार्डस हो सकता है, ऐसे भी देखे गए। ठीक है, सर क्लियर। किसी किसी टैंकर में देखा जाता है सर, हम्म। चेन को, चेन जो होता है ना, लोहे वाला हम्म। चेन, उसको लटका दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। वो क्या सूटेबल है? नहीं, वो सूटेबल है, उससे चार्ज देख, क्या बोलते हैं मतलब। हम उसे, अर्थ में चला भी जाएगा क्योंकि मेटल है वो। राइट, और जनरली चार्ज डेवलप होते हैं बॉडी के ऊपर, वो सूटेबल है, लेकिन वो मैं कहूंगा कि इफेक्टिव या फिर अप्रोप्रिएट वे नहीं रहेगा। तो मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत सारे ट्रक्स मैंने ऐसे देखे हैं, और उसका नुकसान ये भी है कि वहां पर रोड वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं। तो उससे अच्छा बेस्ट वे ये रहता है मेक श्योर करने का कि आप जो भी अर्थिंग क्लिप है उसको प्रॉपरली वहां पर अर्थ में कीजिए। ठीक है, ओके अर्थिंग सर। क्लिप कनेक्ट थैंक कीजिए यू। बॉडी को, बॉडी के जो भी मेटल पार्ट है उसको, ताकि वहां पर वो न्यूट्रल हो जाए। कोई आई थिंक रिफाइनरीज में होगा, उनके उनको पता है क्योंकि वो स्पार्क अरेस्टर भी इंस्टॉल करते हैं, फिट करते हैं, तभी अलाउड करते हैं अंदर गाड़ी जाने के लिए। कोई है फार्मा में से, क्या क्या सेफ्टी लेते हो आप बताइए जरा, व्हीकल का। कोई भी इंडस्ट्री हो, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, जब आप, बलिराम जी बोलिए। सर यही हम लोग जब भी यहाँ गाड़ी एंट्री होता है तो स्पार्क अरेस्टर ही सिलेंसर में चेक होता है। इसके बाद बैटरी का उसका देखा जाता है। हम्म। और उसका जो टैंकी वगैरह होता है उस पे प्रॉपर कैप लगा है कि नहीं, कहीं से लीकेज तो नहीं है। उसका हम्म। चेकलिस्ट एक चेक भरा होता है, वो चेकलिस्ट भरा जाता है। ओके। इसके बाद बैटरी में आप क्या ये देखते हो बलिराम जी, बैटरी में, ये बैटरी, इसमें व्हीकल का बैटरी में क्या देखते हो।
उसका बैटरी का कंडीशन कहीं ओपन उसका, जैसे कहीं में कैप ओपन रहता है, कहीं से फटा हम्म। ऐसा तो नहीं है ये सब। ओके। इसके बाद उसका वही, जब भी हम लोग लोडिंग अनलोडिंग ये सब कुछ होता है तो उसमें ये अर्थिंग कंपलसरी रखा हुआ है। और वो अर्थिंग का हम्म। चेक होता है बराबर, उसकी अर्थिंग वो अंदर ऑब्जर्व कर रहा है नहीं, मल्टीमीटर से उसका इलेक्ट्रिक वाले लोग चेक करते हैं करेक्ट। कितना ओमेगा ये अर्थिंग ले रहा है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। दो टाइप के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स रहते हैं। नंबर वन है एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, नंबर टू है पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है। तो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या क्या आता है हमारे पास, जैसे कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जनरली ये एक ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो कि आप देखोगे कि सीलिंग के ऊपर वहां पर रेड पाइप इंस्टॉल किया जाता है। पंप रूम से, पंप से उस पाइप में वाटर का प्रेशर वगैरह सर्कुलेट किया जाता है सर्टेन प्रेशर पर। और जैसे आग लगने के बाद जैसे ही टेम्परेचर 68 डिग्री तक पहुंचता है, उसके बाद ये रेड कलर का ग्लास बल्ब फटता है, उसमें से पानी आने लगता है। हर एक स्प्रिंकलर हेड में से जहां जहां पर भी फायर लगी है वहां पर उसमें से ऑटोमेटिकली पानी आने लगेगा। फायर फाइटिंग वहां पर स्टार्ट हो जाती है। सबसे कॉमन ये रेड टाइप वाला ही इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी जगहों के ऊपर। ठीक है। तो ये एक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है। जनरली जहां पर भी स्टोरेज एरिया है, ऑफिस एरियाज है, उसके बाद पार्किंग एरियाज है, वहां पर आपको फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल दिखता है। नेक्स्ट है फायर हाइड्रेंट सिस्टम। जहां पर भी मैनुअली आपको फायर फाइटिंग करनी है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, वाटर का सप्लाई बहुत ज़्यादा लगेगा, जैसे कि मीडियम साइज की फायर या फिर लार्ज साइज की फायर, वहां पर आपको फायर हाइड्रेंट सिस्टम की जरूरत होती है। अब फायर हाइड्रेंट सिस्टम में ये रेड कलर का जो हेडर है या फिर मेन पाइप है, आपको वो बिल्डिंग के किसी भी फैक्ट्री ले लो, कोई भी टाइप का ऑक्यूपेंसी ले लो, उसके पेरीफेरी में आपको ये इंस्टॉल हुआ देखने को मिलता है। राइट। तो बिल्डिंग के पेरीफेरी में आपको ये मिल जाएगा। और फायर हाइड्रेंट सिस्टम ऑपरेट करने के लिए एटलीस्ट 3 लोग चाहिए, जो कि फुल्ली ट्रेंड होने चाहिए। एग्जाम्पल आपका ईआरटी टीम हो गया, या फिर सिक्योरिटी पर्सन हो गए, या फिर फायर फाइटर्स हो गए, तो वो ही इसको ऑपरेट करे तो अच्छा रहता है। ठीक है। अब इसका प्रेशर भी हाई रहता है, और कुछ देर तक तो हम सस्टेन कर लेंगे, लेकिन अगर लॉन्गर आवर्स के लिए अगर फायर फाइटिंग करना है तो वहां पर प्रोफेशनल्स ही सही रहता है। इसके साथ एक और सिस्टम्स जुड़ा हुआ रहता है, जिसका नाम है राइजर सिस्टम। ठीक। तो राइजर सिस्टम जैसे कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम आपके बिल्डिंग के पेरीफेरी में रहता है, बिल्डिंग के सराउंडिंग्स एरिया में रहता है, उसी तरीके से राइजर सिस्टम है जो बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है, या जहाँ से स्टेयरकेस है, वहां पर हर एक फ्लोर पर आपको वो पाइप और हाइड्रेंट आउटलेट वहां पर इंस्टॉल हुआ देखने को मिलता है, ताकि बिल्डिंग के इनसाइड भी आप हाइड्रेंट सिस्टम से या फिर राइजर सिस्टम से आप फायर फाइटिंग कर सको। ठीक है। हर एक हाइड्रेंट आउटलेट के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको फायर होज और वहां पर ब्रांचेस भी देखने को मिलता है। प्रिकॉशंस आपको ये लेना है जब आप वाटर के साथ फायर फाइटिंग करते हो। सबसे पहले मेक श्योर करो कि आपने इलेक्ट्रिकल का मेन सप्लाई या फिर ऑक्सिलरी सप्लाई कट ऑफ कर दिया है, उसके बाद ही आप फायर फाइटिंग करिए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इन्वर्टर यूपीएस का सप्लाई भी चालू हो जाता है, कभी कभी मेन सप्लाई भी चालू रहता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है। जैसे फायर हाइड्रेंट के जो हाइड्रेंट आउटलेट से स्टैंड पाइप है, उसके साथ ही आपको फायर होजरिल भी वहां पर देखने को मिलता है। होजरिल जनरली 30 मीटर्स में यहाँ पर मिलता है। 19 mm इसका डायमीटर रहता है, 1929 ये भी एक साइज है इसका। इसका बेनिफिट यह है कि कोई भी सिंगल पर्सन इसे ऑपरेट करके फायर फाइटिंग कर सकता है, क्योंकि इनिशियल टाइम में जब फायर छोटी रहती है तब आप लो प्रेशर के साथ भी फायर फाइट वहां पर कर सकते हो, लेकिन जब फायर बड़ी हो जाती है देन आपको हाइड्रेंट सिस्टम, फायर डिपार्टमेंट, फायर टेंडर, उनकी ही हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है। तो कोई भी पर्सन, चाहे वो लेडी हो, स्कूल जाता हुआ बच्चा हो, या कोई एल्डरली पर्सन हो, या कोई अनट्रेन्ड पर्सन हो, तो वो भी उसको सिंपली देख के 5 मिनट में सीख सकते हैं कि किस तरीके से हुदरिल का इस्तेमाल करना है। देन वी हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या रहता है कि ये पोर्टेबल फायर फाइटिंग डिवाइसेस है। ये आपको व्हीकल्स में भी देखने को मिलता है, बिल्डिंग्स में भी देखने को मिलता है, घर में भी, इंडस्ट्रीज में भी आपको देखने को मिलता है। अब इसका बेनिफिट ये है कि ये पोर्टेबल है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर आप लेके जा सकते हो। ये मल्टीपल टाइप्स में आते हैं, जैसे कि वाटर टाइप हो गया, पाउडर टाइप हो गया, उसके बाद CO2 टाइप हो गया, वेट केमिकल फोम वगैरह, अलग अलग टाइप में फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। आगे देखेंगे हम उसके टाइप। ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट ये है कि जब फायर बहुत इनिशियल स्टेज में रहती है, तब आप सिस्टम पर डिपेंडेंट ना रह के फायर जो एक्सटिंग्विशर है उसकी हेल्प से भी यहाँ पर फायर फाइट
कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम मौजूद रहेगी कह नहीं सकते, इसीलिए आप फायर एक्सटिंग्विशर का हेल्प करके इनिशियली फायर फाइट कर सकते हैं। और जब व्हीकल हो गया तो वहां पर भी फायर एक्सटिंग्विशर आपको हेल्पफुल रहता है। देन ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, सबसे पहले तो फायर को डिटेक्ट करता है। अब फायर को डिटेक्ट कैसे करता है, फायर में से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, हीट निकलता है, ठीक है, रेडिएशन निकलता है, राइट। ये यूवी ले लीजिए या फिर आयर रेडिएशन ले लीजिए, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वगैरह। तो ये इन तीनों में से कोई भी एक या इससे ज्यादा फैक्टर्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब मान लो कि फायर में से धुआं निकलने लगेगा और धुआं कहाँ पर जाएगा, सीलिंग में जाएगा, तो सीलिंग में वहां पर आपको इस तरीके का डिटेक्टर माउंट हुआ देखने को मिलता है, राइट। तो डिटेक्टर वहां पर देख लिया, डिटेक्टर में क्या होगा, फिर स्मोक चला जाएगा, वहां पर सेंसर्स लगे हुए रहते हैं, तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके पैनल को सिग्नल देंगे केबल के थ्रू। पैनल को सिग्नल जैसे मिलेगा वहां पर हुटर अलार्म बजने लगेगा और सारे बिल्डिंग में जो भी लोग रह रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि फायर लगी है या फिर फायर अलार्म रेज हुआ है। देन वो क्या करेंगे, बिल्डिंग का इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, मतलब बिल्डिंग में से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। अब बाहर वो सेफ असेंबली पॉइंट पर जाएंगे या सेफ पॉइंट पर जाएंगे, उसके बाद जो अपना ईआरटी टीम है, फायर का टीम है, सिक्योरिटी टीम है, वहां पर वो सबसे पहले तो पैनल के पास जाएगी। पैनल के पास जैसे ही जाएगी तो देखेंगे कि भाई कहाँ पर आग लगी, क्योंकि पैनल पर उनको लोकेशन मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है जनरली, ठीक है। तो जैसे कि स्टोर हो गया या किसी ऑपरेशंस रूम हो गया, क्वालिटी रूम हो गया, एडमिन रूम हो गया, तो जो भी एरिया में वो डिजिग्नेटेड डिटेक्टर रहेगा, तो वहां पर फिर वो जाके देखेंगे कि एक्चुअल में फायर लगी है या फिर फॉल्स अलार्म है। अगर एक्चुअल में फायर लगी है तो वहां पर फिर वो फायर फाइटिंग का ऑपरेशंस करेंगे, जो भी इंजर्ड वगैरह है कोई तो उसका रेस्क्यू वगैरह करेंगे। अगर फॉल्स अलार्म है तो उसका रिसेट कर देंगे, बाकी सारे जो ऑक्यूपेंट्स है बिल्डिंग के उनको बोल के फिर वापस वो अपना अपना डेली का रूटीन फॉलो करेंगे। अब फॉल्स अलार्म क्या होता है, फॉल्स अलार्म का मतलब ये है दोस्तों कि आग नहीं लगी है फिर भी यहाँ पर हमारा फायर अलार्म सिस्टम बज रहा है। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, किसी ने जानबूझकर मैनुअल कॉल पॉइंट का बटन दबाया है क्या, दूसरा डस्टिंग का काम चल रहा है तो उसके वजह से यहाँ पर डस्ट उस स्मोक डिटेक्टर में चला गया और डिटेक्टर को पता नहीं है कि स्मोक है या फिर ये डस्ट है, तो वो उसने सिग्नल आगे भेज दिया है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा, कभी कभी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के वक्त माल फंक्शन आ सकता है, तो उसके वजह से भी यहाँ पर हमारे फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कुछ वजह रहती है। उसके बाद है पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या है कि कंपार्टमेंटेशन, जैसे कि फायर वॉल्स रहती, दीवारें मोटी मोटी रहती हैं। उसके बाद फायर डैम्पर्स में देखोगे तो एचयूएसी सिस्टम, एसी सिस्टम में क्या होता है कि फायर डैम्पर, स्मोक डैम्पर्स इंस्टॉल रहता है, जैसे ही वहां पर फायर लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो फायर अलार्म बचेगा। उसके बाद क्या होगा, ये डैम्पर क्लोज हो जाएगा, मतलब एक रूम से दूसरे रूम में या एरिया में स्मोक या फिर फायर स्प्रेड नहीं होगी। तो ये इसका एक बेनिफिट रहता है। फायर सीलेंट रहता है। फायर सीलेंट एक फायर रिटर्नेंट मटेरियल से बना हुआ रहता है। जब हम केबल को दीवारों में से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पास करते हैं तो दीवार में छेद किया जाता है। केबल को ही आग लगी है तो वो फायर एक रूम से दूसरे रूम में स्प्रेड हो सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर वहां पर फायर सीलेंट जो मटेरियल है वो फिल कर देते हैं, जिप्सम वगैरह और भी बहुत सारे सिलिकॉन्स वगैरह ऐसे मटेरियल का एक मिक्सचर रहता है, तो वहां पर वो फिल कर देते हैं ताकि केबल को आग लगने के बाद वहां पर पहुंचती है, उसके आगे फायर नहीं पास हो पाती। उसके बाद है स्मोक कंट्रोल सिस्टम। स्मोक कंट्रोल सिस्टम में जहाँ पर कि सुपर हाईरेज या हाईरेज बिल्डिंग है वहां पर स्टेयर्स में धुआं अगर इकट्ठा होता है तो उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम दी जाती है, तो फिर वहां पर ये सिस्टम इंस्टॉल की जाती है। अब स्टेयर में से धुआं निकालने के लिए क्यों, बाकी जगह पर क्यों जरूरत नहीं है, देखो वैसे तो हर जगह पर स्मोक एक्सट्रैक्ट या फिर स्मोक कंट्रोल सिस्टम की जरूरत है, लेकिन फायर लगने के बाद होता क्या है कि हर एक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको स्टेयर केस से ही बाहर निकलना है, राइट। अब हम स्टेयर केस में जाते हैं और देखते हैं कि वहां धुआं धुआं है, सांस भी नहीं ले पाते, तो हम फंस सकते हैं। तो इसलिए हमें नीचे उतरने के लिए या बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रेश एयर का सप्लाई चाहिए। तो फ्रेश एयर का सप्लाई के लिए दूसरा, वहां पर जो स्मोक है उसको बहारने के लिए स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम दिया जाता है, या फिर उसे आप प्रेशराइजेशन सिस्टम भी कह सकते हो। अलग अलग ऑपरेशंस रहता है। ये एचयूएसी सिस्टम के साथ ही आप यूनिट इनबिल्ट मिलता है या फिर एडिशनली
अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां पर वो फिट करके देते हैं। उसके बाद है फायर एग्जिट। फायर एग्जिट जनरली और हमेशा हमारे स्टेयर केस ही रहेंगे, तो सीडीओ से ही हमें बाहर जाना है। सो दिस आर द पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। ओके, तो स्टेजेस ऑफ फायर में जनरली ज्यादा कुछ नहीं है कि फायर स्टार्ट होने का जो स्टेज है उसे हम इंसिपेंट कहते हैं। जैसे कि अभी अभी फायर स्टार्ट हुआ है, उसके कुछ देर बाद फायर क्या करता है कि उसके आसपास जो भी चीजें हैं, फ्यूल है, उसको गर्म करता है, राइट, तो वो भी जलने लगते हैं। तो सेकंड स्टेज हो जाता है उसका ग्रोथ। थर्ड स्टेज है उसका फुल्ली डेवलप, कि अभी फायर अपने पीक के ऊपर है। और फोर्थ स्टेज में तो आग को बुझाया गया है या फिर वहां पर जलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो दिस आर द स्टेजेस ऑफ फायर। तो जब हम फायर सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि फायर को कोशिश की जाए कि इंसिपेंट स्टेज में उसको डिटेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके उसको मिटिगेट या फिर एक्सटिंग्विश किया जाए। क्योंकि इंसिपिएंट स्टेज में फायर सबसे वीक रहता है और वहां पर आपको बहुत कम वक्त में बहुत कम रिस्क लेके आप फायर फाइटिंग वहां पर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आपके जो फायर अलार्म सिस्टम है वो सही से वर्किंग होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। आपके पास फायर इवैक्यूएशन प्लान, फायर इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, ताकि जो भी लोग हैं सही से रिस्पॉन्ड कर पाए, टाइमली रिस्पॉन्ड कर पाए। तो ये इसका इम्पोर्टेंट रहता है। फायर के कुछ क्लासेस भी हैं। जनरली फायर को 5 क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब आप बोलोगे कि सर फायर को इतने सारे क्लासेस में डिवाइड क्यों किया गया है, इसकी क्या जरूरत है। सबसे पहले तो आप हर एक फायर को अ, पानी के साथ नहीं बुझा सकते। जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रिकल फायर हो गया, क्या आप पानी के साथ बुझाओगे? क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ये करना पड़ता है कि कौन से एक्सटिंग्विशिंग मीडिया या कौन से मटेरियल के साथ इनको बुझाया जाता है, तो वो सही से चूज करना है। कभी कभी फायर एक्सटिंग्विशर चूज करने के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्लास का फायर है। तो आसान है याद रखना, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। दीपक पाल जी, कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, मनोज सावंत जी, आपने रेज हैंड किया है, मैं अभी देख पा रहा हूँ। Sir, what I was saying, na, ki somewhere it is like to be. I have shared your PDF. Just we are talking about that static electricity or how can we get tackled all that. ओके ओके, so you want me to show it right now on the class so that people will Yeah, please understand which show them kind that of. they will get Yeah, exactly what device is. okay, which kind of equipment we are using to show it. Let me show that. Okay, first of all, thank you so much, Manoj ji, for sharing this. Yes, yes. And with that, sir, as you are saying, na, for the now, not only on the sleeves and all, only on the electrical ducts can that the sealant has been placed by Hilti. They have make the product which has been Yes, closed for the yes, smoke also. yes. Not only a lot of places. Yes, I agree. Yes, yes, yes. And Okay, with thanks. that video, is something like to be on particular floor only get that smoke. The floor doesn't travel upstairs, and we have Okay. the dampers and all. We can get removed from over there, or we have that um, middle passage area where the facade windows are there. From where the ventilation goes out. Yes, yes, exactly. Thanks. Right. Okay, Yeah. so Thank you, sir. आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। मनोज जी ने पीडीएफ हमें शेयर किया है, ठीक है। STUVX करके एक ट्रक अर्थिंग वेरिफिकेशन का एक प्रोडक्ट है उनका, ठीक है। वहाँ पर डेटा शीट उन्होंने दिया है। आई रिक्वेस्ट मनोज जी कि आप ही एक्सप्लेन करो तो ये सही रहेगा कि हाउ डज दिस यूनिट वर्क, कि किस तरीके से काम करता है। अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन करोगे तो दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल। So this has been, no? It has been all petrol pumps and all the plants having with them while ओके, fueling and while defueling the motor, petrol. करेक्ट। Any kind of chemical we can be use this device, uh, right? So while the static energy cannot be gets charged or something like that. So when the device, the particular unit is there, where the uh, discharge or fueling part is there, we have that the truck is get connected, and they in truck also there's a unit where they get plugged that cable,
of the meter, and so the static energy doesn't ignite over there. ओके, Simple and short is something like that. थैंक यू। पोपट जी, यस, पोपट जी आप कुछ कहना चाहोगे? सर केवाईच का नाव काय आहे सर? क्या नाम है इसका डिवाइस का? क्या है ये सर, मतलब यूजर्स वगैरह मैं समझा नहीं। ये स्टवेक्स की बात कर रहे हो आप? It's Stavex is the product company's name, okay, and what the meters and the units what they prepared, it is something from there. मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ। स्टवेक्स नाम का एक कंपनी है, उन्होंने ये डिवाइस बनाया है, ठीक है। ये अर्थिंग वेरिफिकेशन Yes. डिवाइस है। तो ये क्यों लगता है, ये आपको हर एक पेट्रोल पंप, हर एक इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, ठीक है, कि आपका जो व्हीकल है, जब केमिकल या कोई पेट्रोल डीजल कोई भी फ्लेमेबल जो लिक्विड है, जब हम अनलोडिंग करते हैं या लोडिंग करते हैं, तो उस वक्त स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होके वहां पर फायर ना लगे, ठीक है, उसके लिए ये डिवाइस बनाया गया है। ये डिवाइस हमें ये बताता है कि आपका ट्रक या आपका जो भी व्हीकल है, क्या अर्थिंग के लिए कनेक्टेड है या नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पाते हो कि दो तरह के लाइट है, रेड और ग्रीन। तो जैसे ही आप ट्रक से कनेक्ट करोगे, यहाँ पर रेड ग्रीन है, वो देखने को लगता है, ब्लिंक होता है, उसका मतलब कि यस अभी हम कनेक्ट है, अभी हम ट्रक में लोडिंग या फिर अनलोडिंग कर सकते हैं। दैट्स इट। अभी क्लियर है? ओके सर, ओके, यस, थैंक यू सर। अब यहाँ पर ये देखिए, और हर एक व्हीकल में अगर आप देखोगे, ट्रक के व्हीकल में जगह जगह पर इस तरीके के आपको अर्थिंग के सिंबल मिलते हैं। देखो इस तरीके का अर्थिंग सिंबल, तो उस जगह पर ही आपको इसके क्लैंप जो है वो लगाना है। ये देख रहे सिंबल, ये राउंड करके जहां पर भी आपको जिस मशीन में जिस जगह पर भी ये सिंबल देखने को मिलता है, उसका मतलब अर्थ सप्लाई है या फिर अर्थिंग सप्लाई है। इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में से जो है उन सबको तो पता ही है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से कनेक्ट होता है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे क्लैंप को, यहाँ पर ये ग्रीन लाइट लगने को यानी स्टार्ट हो जाता है। अब ये ग्रीन लाइट जैसे इग्नाइट होगा, यू आर या दैट व्हीकल इज सेफ टू लोड और अनलोड, ठीक है। उसके पहले आपको कोई भी लोडिंग या अनलोडिंग ऑपरेशंस नहीं करना है। अब जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, ये डिवाइस में से क्या होगा, फिर स्टैटिक चार्ज जो भी डेवलप होगा ड्यूरिंग द लोडिंग अनलोडिंग या उससे पहले भी अगर कोई स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन, वो इसको डिसिपेट करता है, अर्थ में छोड़ देता है। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। अभी क्लियर है? यस सर, यस। अब कौन से तरीके के क्लिप रहते हैं, ये देखिए, ये कनेक्टर और क्लिप है, ठीक है। ये कनेक्टर जो है ये आपके यूनिट में कनेक्ट होगा, उस यूनिट में जो मैंने ऊपर दिखाया था, और ये जो क्लैंप है ये आपका व्हीकल में कनेक्ट होगा, ठीक है। आप शायद ये सही से देख पा रहे होगे अभी। इसमें अलग अलग मॉडल रहता है, आपके आपके हिसाब से वो आपको जो भी इनके सप्लायर से सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, वो आपको बताएंगे। मैं जस्ट एक सिंपल, अच्छा, अब ये कंपनी है, वैसे बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे मॉडल्स आपको इंडिया में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप व्हीकल अर्थिंग वेरिफिकेशन या फिर व्हीकल अर्थिंग यूनिट भी वहां पर ये करोगे तो भी आपको ये मिल जाता है। मनोज जी, वंस अगेन थैंक्स फॉर शेयरिंग। अभी हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आई होप पोपट जी आपको आंसर मिल गया होगा। यस सर, यस सर, थैंक यू, आई गॉट इट। यस, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं विद फायर सेफ्टी का जो भी हमारा टाइप्स और क्लासिफिकेशंस बाकी है। अब यहाँ पर फायर के जो मल्टीपल क्लासेस है, जनरली इसको 5 क्लासेस में बांटा गया है बेसिस ऑन द फ्यूल। मतलब जिस टाइप का फ्यूल रहेगा दोस्तों, उस टाइप का आपका क्लास मिलेगा। सबसे पहले हम ABC की बात करते हैं, क्लास ABC। तो इसको किस तरीके से अलग किया गया है, तो सीक्वेंस याद रखना, ABC सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरीके से इसको बांटा गया है, ABC सॉलिड लिक्विड गैस, ओके। तो अगर सॉलिड फ्यूल को आग लगती है, जैसे कि पेपर हो गया, लकड़ी हो गई, रबर, प्लास्टिक, फाइबर, तो क्लास A फायर कहा जाएगा। अगर किसी लिक्विड फ्यूल को आग लगती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, तो वहां पर लिक्विड फायर है, तो उसके लिए हम क्लास B फायर कहेंगे उसको। और यहाँ पर अगर किसी गैसेस को आग लगती है, जैसे कि मीथेन हो गया, LPG हो गया, एसिटिलीन हो गया, ठीक है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी गैसेस को आग लगती है, तो उससे क्लास C फायर हम कहेंगे। तो ABC सॉलिड लिक्विड गैस, इस सीक्वेंस में आप याद रखिए। उसके बाद बचे 2 क्लासेस, क्लास D और क्लास F। तो अगर किसी कंबस्टिबल मेटल को आग लगती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो वहां पर क्लास D फायर उसे कहा जाएगा, राइट।
क्लास डी फायर जनरली आप अगर किसी केबल इंडस्ट्रीज में देखोगे जहाँ पर फ्लेमेबल्स मेटल ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर वहाँ वो कंसर्न रहता है। उसके बाद आता है क्लास एफ फायर, या फिर उसे आप क्लास के फायर भी कह सकते हो। और ये किचन में जो भी कुकिंग ऑयल से, कुकिंग फैट से, तो उनको अगर आग लगती है तो उसे क्लास एफ फायर कहा जाता है। अब यहाँ पर क्लास ई के आगे स्टार लिखा गया है, तो क्लास ई जनरली इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रिकल फायर को कोई भी ऐसा क्लास नहीं दिया गया है, किसी क्लास में फॉल नहीं होता है वहां पर। बस आपको फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर सिंबल मिलता है। आप अगर इंडिया स्टैंडर्ड का पीडीएफ भी पढ़ोगे ना फायर एक्सटिंग्विशर को, उसमें दिया गया है क्लासेस ऑफ फायर, तो उसमें क्लास ए बी सी डी एफ तक ही दिया गया है। तो अगर आप यूएस का पढ़ोगे, यूके का पढ़ोगे, तो उसमें क्लास ई करके दिया गया है इलेक्ट्रिकल फायर को। लेकिन इंडिया स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिकल फायर को, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए, पैनल्स हो गए, तो इसको किसी क्लास में फॉल नहीं कराया गया है। ओके, आई होप यू गेट द आंसर। तो आप इंडिया स्टैंडर्ड में देखोगे तो 5 ही क्लासेस के आपको फायर मिलेंगे, ए बी सी डी एफ। और ये सारे क्लासेस आपको फायर एक्सटिंग्विशर पर मार्क किए हुए मिल जाएंगे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन से क्लासेस के लिए एप्लीकेबल रहता है, या फिर इस फायर एक्सटिंग्विशर के हेल्प से आप कौन कौन सी फायर को, कौन कौन सी क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हो, बुझा सकते हो। अब फायर बुझाने के तरीके क्या है, आग किस तरीके से बुझती है? सिंपल है। जैसे आग लगने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स जरूरी है। फायर स्टार्ट होने हो जाने के बाद उसमें 4 एलिमेंट हो जाते हैं, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन एंड चेन रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन। तो उसमें से कोई भी एक एलिमेंट आप हटा दीजिए, अपने आप फायर बुझ जाती है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि हम हीट को हटाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो कि एक कचरे का एक छोटा सा ढेर है, और आग लगी है और उस पर पानी डाला जाता है। कुछ देर बाद वो फायर बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी डालने की वजह से वहां उसमें से हीट निकल गई है। क्योंकि पानी का नेचर क्या है कि वो जिस चीज पर, जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसमें से हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसे कूल डाउन हो जाता है, देन वहां पर हीट निकल जाती है, उसके वजह से वहां पर फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। इस मेथड को कूलिंग मेथड कहा जाता है। देखो दोस्तों, जो भी क्लासेस या फिर जो भी ये चीजें आज के लेक्चर में हो रही है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। मैंने इसके एमसीक्यूज ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं मैं, लेकिन ये जो भी चीजें चल रही है इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। और जनरली टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में से, सॉरी, टाइप्स, मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट में से ये सवाल आपको पूछा जाएगा कि वाटर से अगर फायर बुझाई जाती है तो फिर वो कौन सी मेथड कहलाई जाएगी, कूलिंग, स्मोदरिंग, स्टारवेशन, या फिर और भी ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हम ऑक्सीजन का सप्लाई भी कट करते हैं। जनरली अगर आपने देखा होगा सेल्फ डिफेंस में हमें ये पढ़ाया जाता है कि किसी पर्सन को अगर आग लगती है तो जनरली उस पर हम ब्लैंकेट उसके बॉडी के अराउंड रैप करते हैं, राइट। तो जैसे ही आप ब्लैंकेट उसके बॉडी के अराउंड रैप करते हैं, आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, ब्लैंकेट की हेल्प से वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पर ब्रेक किया है। अब फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप में देखोगे तो वहां पर एक CO2 टाइप का भी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस टाइप का भी फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाते हैं। तो होता क्या है कि फायर लगने के बाद हम जैसे ही CO2 स्प्रे करते हैं, CO2 एक क्लाउड क्रिएट करता है, और वो ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पर रोकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, देन वो आग बुझ जाती है। और इस मेथड को हम स्मूदरिंग मेथड कहते हैं। हमने स्कूल में भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था साइंस के क्लास में, कि हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं और उसके ऊपर एक कांच का गिलास रख देते हैं। आई होप आप सभी को याद होगा। और कुछ ही सेकंड में वो मोमबत्ती बुझ जाती है, राइट। तो अब ऐसा क्या होता है कि मोमबत्ती बुझ जाती है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पर कट ऑफ कर दिया, उसकी वजह से फिर वो फायर या फिर जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। सेम फिनोमिनन यहाँ पर भी अप्लाई होता है, चाहे कितनी भी बड़ी फायर हो, आप ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ करके वहां पर फायर बुझ जाती है। अब CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के अपडेट में से मैं एक आप सभी से पूछना चाहूंगा कि अभी मैंने सुना है कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज यहाँ पर कम किया जा रहा है, और कुछ सालों के बाद या फिर जल्दी ही उस पर बंदी भी आ सकती है, क्योंकि CO2 डिप्लेशन ज़्यादा हो रहा है। CO2 की वजह से ओजोन डिप्लेशन ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से CO2 जो ये है, गैस है, ठीक है, तो उसका एज अ फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, ठीक है, इस्तेमाल नहीं किया जाने
देना, इस तरीके के गाइडलाइन शायद मिनिस्ट्री की तरफ से या इंटरनल ये आ सकती है। तो क्या आप उसके बारे में कुछ अपडेट है आपके पास? तो प्लीज आप मुझे अभी क्लास के साथ शेयर करना चाहोगे कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर भी बैन होने वाला है, ऐसा सुना है, क्या ऐसा सही है या नहीं? सर ये खाली न्यूज़ है कि सीओटी एक्सटिंग्विशर मतलब बैन होने वाला है। बैन नहीं, इसके रिप्लेसमेंट में क्लीन एजेंट आया है ओके, और क्लीन अभी एजेंट तो साइट है, पे हम लोग यस। क्लीन एजेंट यूज़ कर रहे हैं। हाँ, वो अभी ओके, ज़्यादातर जितना भी डाटा सेंटर है, जैसे मैं अभी डाटा सेंटर में हूँ, तो जितना भी डाटा सेंटर हाँ, में अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो क्लीन एजेंट ही यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। वो कॉस्टली पड़ता है बट दिस वे हेल्पफुल फॉर देम, ओके, यस, आई गेट इट। और अवॉइड कर रहे हैं Yeah. CO2। Yes, और yes, sir. कोई? Actually, now as this has had word with the ceasefire also. Now the हम्म, ceasefire itself are making one extinguisher, which will be used for all fires. They ओके, make some kind of the one agent. It will be ओके, now previously we are using dry chemical powder, right? Now यस, then we come to ABC, right? Now हम्म, plus we have with that we have CO2, then wet chemical and foam type. Now for all the fire, one cylinder will be going to come, which will be extinguish all kind of fires, types of fires. okay, okay. So it's just a news to that CO2 extinguisher will be banning, but we have to gradually replace that with the clean agent one. मतलब हम रिप्लेस Exactly. करेंगे, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर स्टार्ट भी कर दिया है, जैसे अतिउल्लाह ने जी ने कहा है कि टाटा में स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने एक दो ऑर्गेनाइजेशन और भी देखी, तो वहां पर उन इंटरनल पॉलिसीज थी कि वहां पर उन्होंने CO2 को रिप्लेस कर दिया है वेट केमिकल। बहुत ही महंगा, आई नो। और वो बड़ी MNC थी, हमारा जनरली उनके साथ ऑडिट वगैरह का प्रोजेक्ट रहा है, फायर ऑडिट और बाकी, तब मैंने ये नोटिस किया था। तो वो बोले कि सर ये बैन होने वाला है। मैंने उनसे पूछा कि ये नोटिफिकेशन कहाँ का है, क्या ये एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का? और मैंने भी बहुत ढूंढा, हमारी टीम ने भी ढूंढा, लेकिन वहां पर मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कुछ गाइडलाइन है क्या? ओके, थैंक यू Yeah, सो so मच। I will request Atiullah, sir, 1 minute. Can Atiullah kind Yes, of yes, yes. agent he is using? Sorry, your voice is not coming properly. Atiullah, this is Manoj Sawant. I will request Yes, yes. what kind of agent you are using. Can you can share on the group or chat so that we can look after it and Okay, okay. We'll try to say to Pratik sir. Pratik sir said to all of you. Sure, I'll make yep, sure yep, that everyone yep, get yep. that PDF also, and whatever you share. See, Clean Agent is old fire extinguishing Actually, medium. It's not like actually, something sir, new. one more thing. Okay. Yes, So yes, sorry please. to disturb you. One more thing, sir. Yeah. Actually, Huh. Savanji, actually, that's the updated is coming in this matlab 2025, because we are completed to 4 or 5 data center like Adani Group and L&T Group also. Now we are working in Capital Land. So Capital Land is a company from Korean company. So they are requirement कि मतलब you have to change CO2 by clean agent. So now we are clean agent is also two more costly, because one clean agent is approximately 25,000 maybe something. Mm-hmm. No, it has been So installed from that's your the end or how it difference. is? No, it's per client requirement, and client saying like this ki COT is not for to No, comfortable for do agree, all fire Rajullah. administrators. I Yes. agreed with everything. The client is asking for on everything, but they must be given you some data sheet. Na? This kind of the material should be used or something like that will be helpful for us also. Na? Yes, yes, Sure, yes. Manoj The ji, I have a everyone. PPT. the Will say yes, specifications yes. must I be have a given to you. yes, yes. I have a PPT. Will share to Pratik sir. Pratik sir to share to all of you. Thank you so much. Thank you so much. सी जनरली Okay. मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टार्ट किया है कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को क्लीन एजेंट के साथ रिप्लेस करना। उसके दो रीजंस है। नंबर वन इज अ क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ज़्यादा CO2 हो रहा है। दूसरा, डेटा सेंटर्स में और जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, वहां पर क्या हो रहा है कि CO2 को रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने फायर फाइटिंग के दौरान ये भी नोटिस किया है कि CO2, जैसे कि सप्रेजन हो गया, या फिर अगर डायरेक्ट आप फायर एक्सटिंग्विशर का एप्लीकेशंस करते हो, तो वहां पर उनके जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो रहे हैं, और जिसकी वजह से डेटा लॉसेस हो रहा है। तो दैट्स वाई सबसे पहले तो उन्होंने ये रीजंस देके CO2 को आपने देखा होगा कि CO2 एक ड्राई आइस है,
आप सभी को पता है, तो उसके वजह से वो डैमेज भी हो रहा है, डेटा लॉस ना हो उसके वजह से वो CO2 को अभी क्लीन एजेंट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। देखो CO2 अगर आप देखोगे ना, तो जनरली CO2 का अगर प्राइस, मैं मार्केट का प्राइस बोलता हूँ आपको, कि 4-1 हज़ार तक आ जाता है 4 किलो का, मतलब 1000 रुपीज पर किलो है। अगर आप क्लीन एजेंट का भी देखोगे, होलसेल रेट देखोगे, तो उसके 3 टाइम ज्यादा महंगा है वो, 3-4 टाइम। तो ये भी याद रखना। लेकिन बहुत सारे कंपनी का इंटरनल पॉलिसीज है कि भाई हमें CO2 नहीं चाहिए, क्योंकि उसके वजह से डेटा लॉस हो सकता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है डैमेज हो सकते हैं। दूसरा मेन रीजन ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें CO2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट में क्या रहता है, क्लीन एजेंट कोई नया फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया नहीं है, बहुत सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग मैं क्लीन एजेंट को देख रहा हूँ पिछले 8 एक सालों से, 7-8 सालों से, जब से मैंने कंपनी ज्वाइन किया, तो मैं देख रहा हूँ क्लीन एजेंट में जनरली सबसे पहले दो ज्यादातर ये थे, HFC था, और उसके बाद नोवेक, आपने सुना होगा शायद, तो सेपरेशन सिस्टम में अच्छा, नोवेक जैसे का बहुत it's kind of FM200 something like that. या ऑल्सो, तो इट इज ऑल्सो अच्छा. क्लीन एजेंट। तो इट्स नॉट हम्म. समथिंग न्यू कि अभी आया है, हम्म. ठीक है। तो स्टिल नहीं, अगर now किसी को कुछ, just I recently had a conversation with the team na. Now the previously हाँ, what we used to you have in transformers and the magnetic जो बड़े बड़े panels होते थे, वहां पे हम हम्म, यूजुअली एक ट्यूब घुमाते थे, जैसे समझो हीट ज्यादा हो जाती तो पंचर होके वो DCB पाउडर गिर के पूरा ये हो जाता, एक्सटिंग्विश हो जाता था. नाउ करेक्ट, करेक्ट, another unit has been come with the nitrogen plant, a cylinder will be placed. The same work करेक्ट, will be done by the nitrogen in यस। transformers also. अब मनोज जी ने अभी जिस सिस्टम का मेंशन किया है उसे हम ट्यूबिंग सेपरेशन सिस्टम कहते हैं। रबर का एक ट्यूब रहता है जिसमें प्रेशर से, और एक सिलेंडर जो रहता है फील्ड किया हुआ पैनल के आउटसाइड रहता है, मतलब पूरे रूम को सेपरेशन करने से अच्छा है कि आप सिर्फ डेडिकेटेड जिस जगह पर फायर लगने का चांस है, जिस इलेक्ट्रिकल पैनल पर, तो वहां पर ही सिर्फ आप ट्यूबिंग ये कीजिए उसके पेरीफेरी में, और एक सिलेंडर उस पर ही माउंट रहेगा। तो जैसे ही वहां पर हीट बढ़ेगी वो ट्यूब पंचर हो जाएगा, उसमें से जो भी मीडिया है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नोवैक हो गया, वट एवर क्लीन एजेंट, उसमें से बाहर आएगा, फायर फाइटिंग होगा। इससे पहले लोग पाउडर का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन पाउडर के बाद क्या होता था, फिर वो शट डाउन लीजिए, आइसोलेट कीजिए, क्लीन कीजिए, सर्विस कीजिए, डैमेज का भी चांसेस था। कभी कभी कंपोनेंट जो होते हैं माइनर, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है, उसको भी रिप्लेस करना पड़ता था। तो इसलिए पाउडर का भी हटा के लोग N2 मतलब नाइट्रोजन का इस्तेमाल वहां पर कर रहे हैं। कुछ जगह पर तो CO2 भी सेपरेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। अब CO2 का बैन हो चुका है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऑफिशियली इट्स स्टिल वायबल, आप यूज कर सकते हो एक्सटिंग्विशर भी और सेपरेशन सिस्टम भी, ठीक है। लेकिन जहां पर ह्यूमन प्रेजेंस है वहां पर CO2 की जगह पर क्लीन एजेंट आप इस्तेमाल कीजिए। अब So आगे five बढ़ते हैं। minutes I will have to leave this meeting. I'm getting a call from office. Something has been ओके, triggered over there. सी और हाँ, अभी शाहनवाज जी ने जैसे कहा है कि प्लीज आप PPT शेयर कीजिए। देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो PPT है, ये आपको यूट्यूब पर जनरली वीडियो के थ्रू ही देखना पड़ेगा, मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज EHS वर्ल्ड कंपनी का प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो मैं अलाउड नहीं है एज अ रिस्क कंसल्टेंट, मैं मुझे अलाउड नहीं है कि आपके साथ ये डायरेक्टली PPT शेयर करूँ, ठीक है। तो ये कंपनी का प्रॉपर्टी है, तो आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप फोटो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले Pratik sir, हमने I will have कूलिंग, to leave this meeting. I'm getting a call from मनोज जी, office. यस, इट्स Something ओके, is, यू कैन लीव मीटिंग वेन एवर यू टाइम, ठीक है, इट्स yeah, अप टू just यू। I will join it in a 5-10 minutes. ओके, नो नीड टू मेंशन, ओके, ओके। सो Thank you. सबसे पहले हमने देखा कि फायर के 4 एलिमेंट है, आग लगने के बाद फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन एंड केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने हीट को हटाया है पानी डाल के, उसके बाद हमने ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ किया है CO2 वगैरह इस्तेमाल करके, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके, तो स्मूदरिंग मेथड है। तीसरा, हम फ्यूल का सप्लाई कट ऑफ करते हैं, तब आग बुझती है, ये देखते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए किचन के एग्जाम्पल दूंगा आप सभी को दोस्तों, कि किचन पे, किचन में जनरली हम क्या करते हैं, किचन की गैस बुझाने के लिए हम पानी डालते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम सबसे पहले नॉब को ऑफ कर देते, बंद कर देते, सेम सेकंड में आग बुझ जाती है। तो आपने क्या किया, वहां पर फ्यूल का सप्लाई कट ऑफ किया, अपने आप आग बुझ गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्यूल का सप्लाई कट ऑफ करके आग बुझाई जाती है।
इंडस्ट्री के केस में, अदर बिल्डिंग के केस में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये देखिए। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, आग लगी है वहां पर तो कूलिंग चलता ही है, पानी डाले जाते हैं, लेकिन दूसरे एंड से क्या किया जाता है, जो भी फ्यूल है, जो भी प्रेजेंट है उसको एम्प्टी किया जाता है, चाहे वेयर हाउस हो या शॉप हो, जहां पर भी आग लगी हो उसके आसपास जो फ्यूल है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है जो कि जल सकता है, तो उसको हटाया जाता है। तो इस तरीके से हम फायर को क्या कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं हम। तो ये एक स्टारवेशन मेथड है। देखो जरूरी नहीं है कि फायर को सिर्फ एक ही मेथड के साथ फायर एक्सटिंग्विश किया जाए, और ये पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल है लेकिन ये थोड़ा सा फायर फाइटिंग लॉन्ग रन तक चलेगा, या फिर ज्यादा वक्त चलेगा, और उससे प्रॉपर्टी लॉस भी ज्यादा होगा। हम एक साथ एक ऑपरेशंस में ज्यादा तरीके भी, ज्यादा मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कूलिंग भी चलेगा, स्टारवेशन भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फायर को बुझाया जाता है। अब चौथा एलिमेंट बचा है जिसका नाम है इनहिबिशन। और फायर में चौथा एलिमेंट है जिसका नाम है चेन रिएक्शन। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी केमिकल पाउडर है उसको फायर में स्प्रे करते हैं। वो केमिकल पाउडर क्या करता है, फायर में जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो उसको ब्रेक किया जाता है, देन फायर इज एक्सटिंग्विश। तो इस तरीके से फायर फाइटिंग होता है। तो ये चार तरीके हैं जिनके वजह से ही फायर फाइटिंग होता है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। अब इसमें कोई डाउट है आपको? अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें कोई क्वेश्चंस है? आई होप आप सभी को यहाँ पर क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, ये किस तरीके से, ये देखिए, ये स्टारवेशन में हम फ्यूल का सप्लाई कट ऑफ करते हैं। ठीक है, जनरली जो भी वाइल्ड फायर है, वाइल्ड फायर में क्या किया जाता है, ठीक है, तो वाइल्ड फायर में क्या होगा कि फायर एयर के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, राइट, उस डायरेक्शन में फैलेगा। तो वहां पर आगे जाके उस डायरेक्शन में जहां तक अभी आग नहीं पहुंची है, 100 मीटर 200 मीटर आगे जाके पेड़ जो होते हैं सारे काट डाले जाते हैं, राइट। और सूखी घास जो है उसको भी यहाँ पर जलाया जाता है खुद, जहां तक अभी आग नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि वहां पर फायर लाइन ड्रॉ करके क्या किया जाता है कि फायर आगे ना फैले, इसके लिए एक क्या किया जाता है, एक लाइन, एक एरिया वहां पर डिसाइड किया जाता है, और जिससे फायर लाइन कहते हैं। तो ये फायर लाइन ड्रॉ करने के बाद बेनिफिट क्या होता है कि आग आगे नहीं फैलती। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्यूल का सप्लाई ही नहीं है कि आगे बढ़ सके, आगे जल सके। देन इनहिबिशन मेथड में जो भी केमिकल रिएक्शन रहता है फायर में, उसको हम केमिकल पाउडर के साथ यहाँ पर एक्सटिंग्विश कर दे। तो आजकल आपने जो देखा होगा ऑटो रिक्शाज में, बसेस में, व्हीकल में, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है वो केमिकल पाउडर टाइप ही रहता है, जिसे मल्टीपर्पज भी कहा जाता है, यानी कि क्लास ए, बी और सी की फायर को बुझाता है। कौन कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं? जनरली वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आजकल ऑलमोस्ट कोई इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी रहता है और वो सिर्फ क्लास ए फायर के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद है पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि जनरली क्लास ए, बी और सी की फायर को बुझाता है। उसके बाद है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, जो कि क्लास बी और क्लास सी की फायर को बुझाता है, और इलेक्ट्रिकल फायर को भी वो बुझाता है। और आपको ये भी बता दूं कि इसके टाइप कैसे पड़े फायर एक्सटिंग्विशर के, जो मटेरियल उस सिलेंडर में प्रेजेंट रहेगा उस टाइप का वो फायर एक्सटिंग्विशर बन जाएगा, ये भी याद रखना। अगर उसमें पानी प्रेजेंट है तो उसका मतलब वो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, अगर उसमें पाउडर प्रेजेंट है तो वो पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, अगर उसमें CO2 है तो वो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, अगर उसमें फोम है तो फिर वो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। अब फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए और बी की फायर को बुझाता है। और लास्ट में किचन फायर के लिए वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। अब वेट केमिकल क्लास के और क्लास ए के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वेट केमिकल भी बहुत ज्यादा महंगा है एज क्लीन एजेंट। तो क्लीन एजेंट भी फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन लिमिटेड यूज है उसका, और वो भी मल्टीपल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। तो अतिउल्लाह जी, आप जरा मुझे बताओगे कि क्लीन एजेंट फायर फाइटिंग मीडिया कौन कौन से क्लास की फायर को बुझाता है? या कोई बताएगा और कि क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी टाइप की फायर को बुझाता है? ओके, वो क्लास बी और क्लास सी की फायर को क्लीन एजेंट जनरली बुझाता है इलेक्ट्रिकल फायर में। ठीक है,
यस मंटू जी, कोई क्वेश्चन है आपका? आपने रेज हैंड किया है। मंटू कुमार, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। हाँ। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि डीसीपी होता है ना एबीसी टाइप, या फिर वेट यस। केमिकल होता है, तो उसमें तो प्रेशर वॉच लगा रहता है, बट जो CO2 होता है उसमें क्यों नहीं लगा रहता है सर? ठीक है, कोई इसका आंसर देना चाहेगा? वेट वेट करके किया जाता है सर उसको। हाँ, नहीं, वेट करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना खत्म हुआ, लेकिन क्यों फायर एक्सटिंग्विशर पर वो प्रेशर गेज नहीं रहता है CO2 के ऊपर? ये फायर के इंट्रो सर मैं में थोड़ा पूछा अलग था जाता है। इसलिए माइक अनम्यूट नहीं कर पाता। प्रतीक सर, 1 अच्छा, हाँ मिनट, सॉरी बोलिए। टू डिस्टर्ब। सर एक्चुअली मैं हाँ। मैं अलग था इसलिए मैं माइक अनम्यूट नहीं कर पाया। सर क्लीन एनर्जी ना ओनली फॉर, मतलब जैसे CO2 है, CO2 जिस वर्क के लिए यूज किया जाता है लाइक इलेक्ट्रिकल, वैसे क्लीन एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल के लिए यूज किया जाता है। बस यही एक पर्पज ओके, है। थैंक यू। तो क्लास बी और सी के लिए वहां पर अपना क्लीन एजेंट एप्लीकेबल रहेगा। मैं आपको मंटू कुमार जी का यहाँ पर आंसर देना चाहूंगा। देखो, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में ना ड्राई एजेंट रहता है, और उसका अगर आप प्रेशर देखोगे ना तो 85 बार रहता है, या फिर आप 85 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर कहोगे तो भी चलेगा। और नॉर्मली जो ABC फायर एक्सटिंग्विशर या अदर टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहता है, राइट? अब वो प्रेशर हमें ये बताता है बाकी के जो ABC या पाउडर टाइप के कि आपने इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेशर वहां पर कम हो जाता है। लेकिन CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आप इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो क्या होता है, ड्राई आइस एक्सपांड होता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि उसका प्रेशर बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर 4.5 किलो का है, ठीक है, तो उसमें से आपने 3 किलो इस्तेमाल भी कर लिया, तो भी वहां पर वो 85 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिखाएगा, उतना ही प्रेशर दिखाएगा। तो आप सोचोगे कि अरे 85 दिखा रहा है या सेम प्रेशर दिखा रहा है, मतलब ये भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। इवन तो उसमें से इस्तेमाल हो गया, तो सबसे पहले तो हम उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई उसका वेट क्या था, और अभी वेट कम हुआ है, मतलब इसका 1 किलो 2 किलो जो भी है CO2 इस्तेमाल हो चुका है, उस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, अगर वो खत्म होने तक भी अगर प्रेशर सेम ही दिखाएगा तो प्रेशर गेज लगा के कोई बेनिफिट है नहीं। दूसरा, तीसरा रीजन ये है कि ड्राई आइस के फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर जब हम प्रेशर गेज लगाते हैं तो उस टाइप का प्रेशर गेज डिजाइन करना, और वो भी थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, आप समझ रहे हो? तो वो नॉर्मल नाइट्रोजन कैसा क्लीन है, तो उस तरीके से वहां पर वो अलग से आपको डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीजिंग हो जाएगा बार बार वो। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से उस पर जो प्रेशर गेज नहीं दिया जाता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर पर। आई होप यू गेट द आंसर मंटू जी। और मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा है, तो प्रॉपरली आंसर मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे आंसर मिला है। शाहनवाज जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता था कि फायर लोड को कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? डियर, फायर लोड को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल एक तरीका है, कि कोई भी फायर लोड का मतलब क्या है, सबसे पहले वो आप दोस्तों समझ लीजिए। फायर लोड का मतलब ये है कि आग लगने के बाद उसमें से कितना हीट निकलेगा टोटल। मान लो कि 1 किलो अगर लकड़ी जलता है, तो उसमें से अगर पूरा जल जाएगा तब उसमें से कितना हीट डेवलप होगा, ठीक है? तो ये कैलकुलेशंस का मतलब कि फायर लोड कैलकुलेशन है, दैट सिंपल। फायर लोड कैलकुलेशंस के लिए आपको दो चीजें चाहिए। आपको तो एक पूरा बिल्टअप एरिया चाहिए कि एरिया कितना है बिल्डिंग का, और उस बिल्डिंग में कितने टाइप के कंबस्टिबल मटेरियल है, ओके? उसके बाद आपको चाहिए उसका कैलोरीफिक वैल्यू, जैसे कि लकड़ी और वो फिक्स रहता है। नेशनल बिल्डिंग कोड में अगर आप देखोगे तो जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू दिया जाता है, और वो फिक्स रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ओके? क्योंकि साइंटिफिकली लैब में रिसर्च करके उसका कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड किया है। जैसे कि पेट्रोल का ज्यादा है, डीजल का थोड़ा सा कम है, तो आप ये कैलोरीफिक वैल्यू देख सकते हो। तो हर एक मटेरियल का अलग अलग, तो आपको पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा शानवाज जी कि ये सब कितना है, फायर लोड कैलकुलेशंस कितना कंबस्टिबल मटेरियल है, प्लस उसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एरिया आपका ये आएगा।
फायर लोड कैलकुलेशन। अब मैं आपको बता दूं, मेरी कंपनी भी फायर लोड कैलकुलेशंस के प्रोजेक्ट्स करती है जनरली। तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टाफ को पूरा स्कोप समझाते हैं कि व्हाट इज फायर लोड कैलकुलेशंस, कि क्या क्या इसमें कवर रहेगा। ठीक है। और जनरली फायर लोड कैलकुलेशंस का रिक्वायरमेंट हमको वेयर हाउस लॉजिस्टिक, जहाँ पर स्टोरेज एरियाज है वहां से आता है, फार्मा वगैरह इंडस्ट्रीज में, या फिर किसी क्लाइंट ने रिकमेंड किया है तो वहां से भी हमें इसका लीड आ जाता है कि सर हमें करवाना है प्लीज। तो फिर वहां पर EHS वर्ड का टीम जाके फायर लोड कैलकुलेशंस करवाता है। तो हम उनके स्टाफ को भी ट्रेनिंग देते हैं। फिर डेटा कलेक्शंस रहता है। डेटा कलेक्शंस में हम पूरा डेटा इकट्ठा आने के बाद तो हम इतना डिटेल में फायर लोड कैलकुलेशंस करते हैं, इंक्लूडिंग जो आपका केबल रहता है ना, इलेक्ट्रिकल का केबल, तो उसका इंसुलेशंस का भी हम फायर लोड कैलकुलेट करते हैं। सोचिए, तो रिपोर्ट में हम वो मेंशन करते हैं कि अगर ये केबल को आग लगेगी तो इसका पूरा डिस्टेंस कितना, तो उसका वेट कितना रहेगा। फिर वो कंसीडर करके उसका डेंसिटी कैलकुलेट करके पूरा डिटेल उसमें डालते हैं। मतलब क्या, कि इस जगह में अगर आग लगेगी तो हीट कितना निकलेगा, अब उसका बेनिफिट क्या होता है। तो अब हम उसके हिसाब से उनका फायर एडिक्वेसी स्टडी करते हैं कि भाई आपके इंडस्ट्रीज में, आपके वेयर हाउस में, या आपकी बिल्डिंग में, चाहे रेसिडेंशियल कमर्शियल कोई भी टाइप का हो, तो जो एग्जिस्टिंग फायर सेफ्टी सिस्टम है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, क्या वो एप्लीकेबल है, या फिर क्या वो इनफ है इतना बड़ा फायर लोड लेने के लिए, इतना बड़ा उसको बुझाने के लिए। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं कि आपको फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम एडिक्वेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर एडिक्वेट नहीं है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, कि आपको वाटर का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोन वॉल्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्या आपको फायर लोड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा यूनिफॉर्मली। ठीक है। तो फिर वहां पर हम गाइडलाइन देते हैं, स्टोरेज एरियाज में हम हाउसकीपिंग या अदर बहुत सारे रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स वहां पर देते हैं पूरे रिपोर्ट में। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। ठीक है। तो ये होता है शानवा जी आपका फायर लोड कैलकुलेशंस। ओके और सर। आपको ये भी बता दूं कि अभी NBC भी रिवाइज हो चुका है 2025 में। जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऑश कोड से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं सबके साथ यहाँ पर बांट पाऊँ। अब बहुत सारे मैं जब व्हाट्सएप पर स्टेटस रखता हूँ कुछ चीज़ों का, तो उसके इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर मैं देता हूँ लोगों को। तो मुझे आपसे फीडबैक चाहिए, क्या वो बेनिफिट रहता है, जो जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, जो जो छोटी छोटी अपडेट्स आती मैं शेयर करता हूँ, क्या वो बेनिफिट रहता है आपके लिए? तो प्लीज़ मुझे बताइए, आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हो या नहीं, या क्या बेनिफिट होता है वो भी मेरे यस साथ सर, शेयर। बेनिफिट होता है सर, बेनिफिट है क्रैश सर। जो सर हुआ सही था है सर। फायर फाइटर यस। क्रैश हुआ था ओके। दुबई में वो भी। हाँ, तेजस, वो तो हमारे लिए यार नाक कटवाने जैसी बात है। वो एक्सीडेंट सबसे पहले तो बहुत ही दर्दनाक था। सबसे पहले तो उसके ज्यादा डिटेल्स आती तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ चीजें मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, कंपनी की लिमिटेशंस रहती है, हम हमारे ऊपर भी मॉनिटरिंग करते हैं वो भी। तो जो भी चीजें रहती है पब्लिक डोमेन में तो फिर वो हम शेयर करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो फिर नेक्स्ट क्लास कल रहेगा, कल आपका लास्ट यूनिट रहेगा। ठीक है, यूनिट 6। सर तो सर हम आई उसको हैव अ स्टडी डाउट वन करेंगे। फॉर एग्जाम रिलेटेड सर। यस। हाँ बोलिए। सर जैसे हमारा 2 पेपर होगा और डेट 4 दिन का दिया गया है, तो अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ ना सर कि कौन सा पेपर कौन से डे को पड़ेगा सर। हाँ